हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विमीय सूत्र, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी भौतिक राशि को हम विमा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक राशि को हम एम, एल और टी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र बोलते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कभी यहाँ पे 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी यहाँ पे 3 आ जाता है, -1 आ जाता है, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है। तो यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो विमीय सूत्र से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, हर एक को सूत्र के द्वारा समझाऊंगा और उनकी परिभाषा समझाऊंगा। एक एक चीज़ को मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं और सीक्वेंस से समझाऊंगा, ताकि आपको जब स्टार्टिंग की चीज़ समझ में आ जाएगी तो आगे जो आने वाले जो सूत्र हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। वैसे ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है। टफ कब है? जब आप इसको रटोगे, और सिंपल कब है? जब इसको आप समझोगे। तो मैं एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विमीय सूत्र होता क्या है। किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रकों में तोड़कर उन्हें द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप के रूप में व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जहाँ पे भी द्रव्यमान आएगा हम उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे लंबाई आएगी उसको l से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को t से और टेम्परेचर को थीटा के रूप में। और यदि हम बात करें धारा की, करंट की, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको, जैसे आपको पता है द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान, इसको यूनिट बात करें, हम इसका मात्रक की बात करें तो क्या होता है? किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। ये तो हो गए मात्रक। लेकिन जहाँ पे भी द्रव्यमान आएगा तो विमीय सूत्र में हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम बात करते हैं लंबाई की। लंबाई की जो आपका यूनिट होता है, क्या होता है? लंबाई को मीटर में भी, सेंटीमीटर में, mm में ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका हो गया मात्रक। लेकिन हम विमीय सूत्र में इसको सिर्फ L से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हम बात करते हैं समय। समय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। तो समय जो है आपका, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला आपका उदाहरण यही है कि यदि मैं बात करूँ क्षेत्रफल की, आपको पूछो क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे देखिए, जितनी भी लंबाई होगी, अब ये लंबाई जैसे मान लो L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चौड़ाई भी क्या होती है? एक लंबाई ही होती है। चौड़ाई भी क्या होती है? एक लंबाई ही होती है। क्यों? क्योंकि इसको हम दूरी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये आपका आयत है, तो ये क्या है? ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है। चाहे ऊंचाई की बात कर लें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, जिनको हम लंबाई यानी कि जिसको मीटर में, सेंटीमीटर में, mm में मेज़र करते हैं, वो सभी क्या होती हैं? लंबाई होती हैं। तो यदि मैं बात करूँ लंबाई को, तो लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और चौड़ाई को भी L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? L²। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m तो यहाँ पे है नहीं, तो m 0, L2 आ जाएगा और t 0। तो क्षेत्रफल की यदि आपको विमा पूछे तो m 0, L2, t 0 हो जाएगी। अब जब यहाँ पे आपको क्षेत्रफल समझ में आ गया है, अब यदि मैं आयतन की बात करूँ, तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये तो सभी है तो दूरी, तो लंबाई को L से रिप्रेजेंट करेंगे, चौड़ाई को भी L और ऊंचाई को भी L, तो आपका हो जाएगा L3। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0, L3, t0। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे सीक्वेंस से हम लेते हैं। फिर हम बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। सभी को पता है, विस्थापन बटे समय। जहाँ तक आपको पता है वो सीधा लिख रहा हूँ, जहाँ नहीं पता होगा मुझे पता चल जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है। यहाँ से मैं यहाँ तक सीधा जाऊँगा तो इसको क्या बोलूँगा मैं? विस्थापन। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। और यदि मैं यहाँ से होके घूम के जाता हूँ पॉइंट B पे, तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दूरी। तो जितनी भी चाल होती है, यानी कि जहाँ जिस पाथ से हम चलते हैं उसको हम बोलते हैं दूरी। तो
वेग हो गया आपका विस्थापन बटे समय, लेकिन है तो ये भी दूरी, तो दूरी है तो क्या हो जाएगा, यानी कि लंबाई है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, तो इसको भी हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये समय जो है आपका टी हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम यहाँ पे 0 है, एल 1 है और टी जो है नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो वेग की यदि आपको विमा पूछे तो m0 l1 t-1। अब यहाँ पे आपको ये टेंशन हो सकती है कि यदि आपको पूछ ले कि चाल की विमा क्या होती है। अब यहाँ पे चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट पे यदि सीधा आया तो आपका हो गया विस्थापन और ये घूम के आया तो क्या हो गई दूरी। तो दूरी भी क्या है, इसको भी हम मान लो ये 1 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर हो सकती है या 1 मीटर हो सकती है, तो ये भी एक क्या है दूरी है, इसको हम लंबाई के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी भी क्या होगी एल और समय की हो जाएगी आपके टी। तो यदि आपको वेग और चाल की विमा पूछे तो विमा सेम हो जाएगी, तो m0 l1 t-1। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है क्या? मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं है कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसके आगे हम बात करें यदि, तो नंबर मैं 5 पे बात करूँगा तो आपका हो जाएगा त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी कि हम कह सकते हैं इकाई समय में यदि वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं त्वरण। तो वेग अभी हमने देखा था, वेग क्या होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, और फिर एक और समय आपका नीचे आ जाएगा तो कह सकता हूँ मैं विस्थापन बटे समय स्क्वायर। विस्थापन को क्या लिख सकते हैं एल बटे टी और नीचे एक और टी आ जाएगा, तो यानी कि एल बटे टी स्क्वायर आ जाएगा। तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, एम तो यहाँ पे है नहीं, m0 l1 और आपका t-2 हो जाएगा। तो त्वरण की विमा आपको यहाँ पे समझ में आ गई। त्वरण के बाद में हम बात करते हैं बल की। यदि मैं बात करूँ बल की, बल क्या होता है, बल होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, सभी को पता है। अब द्रव्यमान जो है यहाँ पे, द्रव्यमान जो है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे m1 से, और त्वरण अभी हमने देखा था, त्वरण की विमा क्या आई थी, त्वरण की विमा आई थी m0 l1 t-2। अब ये देखिए हर एक चीज़ जो है पीछे वाली काम में आ रही है, तो त्वरण की विमा यदि आपको आती है तो आप बल की विमा आराम से निकाल पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा m1 l1 t-2। अब मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो आपका बल है इसकी जो विमा है आपको याद करनी है m1 l1 t-2 या कह सकते हैं mlt-2। तो ये यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इसको याद करना है। अभी आपको ये पता चलेगा कि मैं इतना आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ। बल की विमा होती है m1 l1 t-2। अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है, संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब यदि आपने द्रव्यमान की विमा पता है, वेग की विमा पता है, तो संवेग की विमा आप आराम से निकाल पाएंगे। द्रव्यमान का तो m1 हो जाएगा, वेग जो होता है आपका क्या होता है, वेग होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, अभी हमने बात की थी। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं L1/T1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको m1 l1 t-1। तो संवेग की विमा आपको समझ में आ गई m1 l1 t-1। अब यदि मैं बात करूं दाब की, दाब की विमा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दाब क्या होता है, दाब होता है एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल, दाब कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, सभी को पता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यदि आपको बल की विमा याद है तो आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बल की विमा आपको याद रखनी है m1 l1 t-2। तो यदि आपको m1 l1 t-2 याद है तो क्षेत्रफल की तो क्या होती है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल स्क्वायर। तो आपका दाब की विमा हो जाएगी m1 और l जो है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 और प्लस का 1 है यानी m l-1 t-2। तो ये हो गई आपके
दाब की विमा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसको याद रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको बल की विमा याद है और आपको पता है कि दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो इजीली निकाल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिनको विमा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं को शेयर करें। आगे हम चलते हैं। यदि मैं बात करूँ कार्य की, कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो कार्य होता क्या है? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अभी इसलिए मैंने आपको बोला था कि बल की विमा आपको याद होनी चाहिए। वैसे यदि आपको नहीं याद है तो आप वीडियो के एंड तक अपने आप याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतनी बार यूज आएगी बल की विमा कि आपको इजीली याद हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार बोलूँगा m1L1 T-2 इंटू विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक लंबाई है, तो L1 हो जाएगा। तो आपकी कार्य की विमा जो होती हैं m1L2 T-2। अब यहाँ पे मैं एक आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक आप आंसर दोगे कि कार्य का मात्रक होता है जूल। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ नोट के रूप में, आपको याद रह जाएगी। नोट के रूप में लिखूँगा तो जहाँ पे मात्रक समान होता है तो वहाँ पे विमा समान होगी। क्या है? मात्रक समान होने पर विमा समान होगी, विमा समान होगी। कैसे होगी ये मैं आपको अभी बताने वाला। यदि मैं बात करूं ऊर्जा की, तो ऊर्जा की मैं यदि बात करूंगा तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा को हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी? m1L2 T-2। अब यहाँ पे यदि आप पूछेंगे कि जितनी भी ऊर्जा होगी क्या सभी उन सभी ऊर्जा की जो विमा है समान होगी? बिल्कुल। जैसे मान लो मैं बात करूं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अलग अलग टाइप की ऊर्जा होती हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। K बराबर होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से हम देख लेते हैं कि क्या इसकी भी विमा सेम आती हैं। तो ये जो क्या है 1/2, ये तो कांस्टेंट है, नियतांक है, और नियतांक की कोई विमा होती नहीं है। फिर हम बात करते हैं m यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? m1 हो जाएगी। और वेग क्या होता है? वेग विस्थापन बटे समय, तो L/T, और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। तो m1 L² है तो L2 हो जाएगा। T का स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। m1L2 T-2 क्या सेम आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे मात्रक समान होता है वहाँ पे विमा समान होगी। अब यदि मैं बात करूँ कि सेकंड नंबर पे बात कर लूँ स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, क्या इसकी भी विमा समान होगी? बिल्कुल सही है, आप निकाल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा की भी। तो यदि आप निकालोगे तो बिल्कुल समान आएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ ऊष्मा की, ऊष्मा यानी कि हीट, इसको भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? जूल में। तो इसकी भी विमा सेम होगी। तो यदि आपको कार्य, ऊर्जा या फिर ऊष्मा किसी का भी पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। और जूल आएगा तो m1L2 T-2 हो जाएगी। याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, याद सिर्फ किसकी रखनी है? बल की। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कार्य जो होता है आपका बल इंटू विस्थापन होता है। अब यदि मैं बात करूँ जड़त्व आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि जड़त्व आघूर्ण तो हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यदि मैं बात करूँ, जैसे आपका जड़त्व आघूर्ण इस पॉइंट के, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। यहाँ पे कोई एक m द्रव्यमान है, यहाँ पे m2 द्रव्यमान है, ये मान लो m1 द्रव्यमान है। थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली याद रह पाएगा। इनके बीच की दूरी यदि r1 है, यहाँ के बीच की दूरी r2 है। तो यदि मैं इस एक्सिस के, ये क्या है आपकी एक्सिस, यानी कि ये अक्ष है आपका, इस अक्ष के यदि अबाउट में जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे बोलते हैं, ये निकालूंगा तो कैसे आएगा? तो जड़त्व आघूर्ण की यदि आपको डेफिनेशन आती है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? पिंड के प्रत्येक कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी के
वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी डेफिनेशन को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष, द्रव्यमान क्या हो जाएगा m स्मॉल m इंटू घूर्णन अक्ष की दूरी। तो घूर्णन अक्ष की दूरी कितनी है r1 या फिर r कह सकते हैं। तो इसके वर्ग के गुणनफल यानी इसका वर्ग करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं I बराबर mr²। तो अब इसका विमा जो है आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m1 इंटू ये आपका क्या है दूरी है, तो दूरी का क्या होता है l, तो स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो विमा है वो क्या आ जाएगी m1 L2, t यहाँ पे नहीं है तो मैं 0 लिख दूंगा। तो ये किसकी हो गई, जड़त्व आघूर्ण की। आज के बाद में आप भूलोगे नहीं, बस आपको याद रखना क्या है, I बराबर mr², I बराबर mr², ये होता है आपका जड़त्व आघूर्ण। फिर यदि मैं बात करूं, आपने टॉर्क तो नाम सुना होगा। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है बल इंटू लंबवत दूरी इंटू लंबवत दूरी। तो ये तो चाहे दूरी लंबवत हो चाहे कोई सी भी दूरी हो, दूरी तो दूरी होती है और दूरी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। और बल की विमा आपको याद है क्या होती हैं, आप बोलिए खुद, m1 L1 t-2 और दूरी का L हो जाएगा तो यहाँ पे m1 L2 t-2 हो जाएगा। तो कितना आसान है। अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। क्या, पृष्ठ तनाव, आपने नाम सुना होगा पृष्ठ तनाव, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो यदि मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा पृष्ठ पर एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। तो एकांक लंबाई में लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई हो जाएगा। तो यदि हमारी लंबाई एकांक है यानी 1 है तो जो बल आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, पृष्ठ तनाव। जैसे मान लो ये आपका कोई कंटेनर है, इसके ऊपर कोई लिक्विड है, जैसे मान लो मैं जल की बात करूं, ये इसमें जल भरा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम कोई सुई रख देते हैं तो वो सुई तैरने लगती है। क्यों तैरने लगती है, वो पृष्ठ तनाव की वजह से तैरने लगती हैं, क्योंकि उसको चारों तरफ से खींच के रखा है, क्योंकि वो पृष्ठ के ऊपर तैर रही है इसलिए। तो आपको बस मैंने बेसिक जो है आइडिया दिया है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यदि आपको बल आ गया है, बल की आपको विमा याद है तो आप बिल्कुल निकाल पाएंगे m1 L1 t-2। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक बल की विमा याद हो गई होगी, m1 L1 t-2 अपॉन L1। तो यहाँ पे इसकी विमा क्या हो जाएगी, m1 L0 t-2। बिल्कुल सिंपल है। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कोई दो पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी की बात करूं तो यदि वो r है, तो ये दोनों पिंड जो है बहुत बड़े पिंड है। जैसे मान लो एक पृथ्वी है एक सूर्य है, तो इनके जो बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती m1 इंटू m2 और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपने सुना होगा। तो यदि मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन यानी कि ये जो समानुपाती का नियतांक है इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम नियतांक बोलते हैं, वो आपका कैपिटल G आ जाएगा, m1 m2 अपॉन r²। तो यदि मैं बात करूँ G की, तो G क्या आ जाएगा, G बराबर F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। अब आप इजीली निकाल पाएंगे, ये क्या है आपका
बल है, तो बल की विमा आपको याद है m1l1t-2 इंटू आर जो क्या है दूरी है, तो दूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो l2 अपॉन m1 m2 दोनों क्या है द्रव्यमान है। द्रव्यमान की क्या होती है m1 इंटू m1 या m2 लिख सकते हैं आप एक साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऊपर जाएगा m, तो m की पावर -1 हो जाएगी। l जो है यहाँ पे L1 है और यहाँ L2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो L3 हो जाएगा, और t जो है यहाँ पे t-2 हो जाएगा। तो m-1 L3 t-2 ये किसकी विमा होती है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अब हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये जो है आपको सिंपल लग रहा होगा, आप तो सोचोगे इसका तो इजीली निकाल पाऊंगा मैं। तो द्रव्यमान जो है m1 होगा और आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी L3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा m1 L-3, t नहीं है तो t 0 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आवेग की। आवेग आपने सुना होगा, ये जो है जितनी भी डेफिनेशन है ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सिंपल फिजिक्स पूछी जाती है, साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक भी पूछा जाता है तो वहाँ से आपको इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट विमा भी नहीं पूछी जाएगी तो आपको, जैसे मान लो ये घनत्व है तो द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला भी आपको पूछ सकते हैं, फॉर्मूला कोई न्यूमेरिकल में भी काम आ सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आवेग क्या हो जाएगा, बल इंटू समय। आवेग क्या होता है, बल इंटू समय। तो यदि मैं बात करूं बल इंटू समय की तो आप इजीली निकाल पाएंगे। बल का क्या होता है m1 L1 t-2 और समय का क्या हो जाएगा t1 हो जाएगा। तो आवेग की विमा हो जाएगी आपके m1 L1 t-1। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही है। फिर हम बात करते हैं आगे। यदि मैं बात करूं शक्ति की, शक्ति क्या होती है, पावर, शक्ति, इसकी विमा क्या हो जाएगी। शक्ति होती क्या है, शक्ति होती है आपके एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य, इसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो फिर क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, कार्य बटे समय हो जाएगा। और कार्य की विमा हमने निकाली थी। यदि आपको कार्य की विमा याद नहीं है तो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, और नीचे क्या है, समय है। बल की आपको विमा याद है m1 L1 t-2 इंटू विस्थापन की L अपॉन समय की t1 हो जाएगी। तो आप इजीली निकाल पाएंगे इसकी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके m1 L2 t-3 हो जाएगी। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब यदि मैं बात करूं स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल, इसकी विमा आपको मैं पूछ लूं क्या होती है। तो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसकी विमा क्या हो जाएगी, बल की आपको याद है m1 L1 t-2 और क्षेत्रफल की आपके हो जाएगी L2। तो जो स्ट्रेस है प्रतिबल, इसकी विमा हो जाएगी m1 L-1 t-2। बहुत ही सिंपल है। अब आपने एक नाम और सुना होगा कि विकृति, जिसे हम स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन या विकृति कह सकते हैं। विकृति क्या होती है, विकृति होती है आपकी चेंज इन लंबाई, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई। यानी कि मैं कह सकता हूँ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे जो रेशियो है, ऊपर भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ
यानी कि लेंथ में कुछ चेंज हुआ है, चाहे कितना भी mm में हुआ हो, सेंटीमीटर में हुआ, चाहे मीटर में हुआ हो, है तो लेंथ ही। तो इसका क्या हो जाएगा, L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, कितनी भी होगी तो भी वो भी L ही होगी, तो L1 बटे L1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, M0 L0 T0। इसे ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, विमा रहित राशि। क्या बोलेंगे हम, विमा रहित राशि। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और वहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन सी राशि जो है वो विमा रहित है। तो आपने यदि एक बार भी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप इजीली निकाल पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी विमा रहित यानी कि डायमेंशन लेस यूनिट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब इन दोनों को हम यदि मिला दें, आपने हुक्स लॉ का नाम सुना होगा। हुक्स लॉ क्या कहता है, जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के, स्ट्रेन के। और यदि मैं यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, प्रतिबल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए इस स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को स्मॉल ये एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटा देता हूँ तो यहाँ पे एक ई आ जाता है कांस्टेंट। ये ई जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसकी एग्ज़ाम में कई बार जो है विमा पूछी गई हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ये क्या, किसका, दोनों का रेशियो होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति की कोई विमा होती नहीं है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जो भी प्रतिबल की विमा होगी वही क्या हो जाएगी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की हो जाएगी। तो यदि आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है और प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, और जिसकी विमा आपको पता है क्या हो जाएगी, M1 L-1 T-2, जो कि ऊपर यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझ में आई होगी, प्रतिबल, विकृति और यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये कांस्टेंट जो होते हैं ना, यानी कि नियतांक, इनकी भी विमा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिंपल भी जो है क्वेश्चन लिए हैं और थोड़े हार्ड हैं वो भी लिए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपके हर लेवल की तैयारी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, जैसे मैं बात करूं अपवर्तनांक गुणांक। अपवर्तनांक गुणांक का नाम आपने सुना होगा, अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या होता है, ये होता है आपका पहले माध्यम में वेग, पहले माध्यम में वेग। ये कब आता है, जब हमारी कोई किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब हमारा अपवर्तनांक आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले माध्यम में वेग कितना है और दूसरे माध्यम में वेग कितना है, दूसरे माध्यम में वेग। जैसे मान लो ये आपका कोई, ठीक है, यहाँ पे देखिए पानी है और इधर आपकी हवा है। तो यहाँ से ये कोई जो है किरण आई और इस पानी में घुस गई। तो यानी कि पहले जो है अलग माध्यम था और बाद में अलग माध्यम है, तो माध्यम में चेंज हो रहा है ना। तो इन दोनों का जो वेग का रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। तो यहाँ पे भी वेग आ रहा है और यहाँ पे भी वेग आ रहा है, तो इसकी क्या विमा हो जाएगी, M0 L0 T0। ये भी क्या है, विमा रहित। तो यदि दो समान राशियों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वहाँ पे विमा नहीं आएगी। ये आपको पता चल गया होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। बहुत ही सिंपल है, तरंग दैर्ध्य। इसका नाम आपने बहुत बार सुना है। इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है ये आपको यदि पता है तो इसकी विमा इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको तरंग दैर्ध्य बता देता हूँ कि होता क्या है। कोई भी तरंग होती हैं जितनी दूरी के बाद में अपने आप को पुनरावर्त करती है यानी रिपीट करती हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जैसे मान लो एक जो वेग है यहाँ से ऐसे हुई और फिर वापस ये सेम हो गई, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। तो ये कुल मिला के क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। तो दूरी किस में, मीटर में, या फिर हम कह सकते हैं जो आपका दूरी का जो विमा होता है वो क्या होता है, एल। तो तरंग दैर्ध्य की विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी m0 l1 t0। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आवृत्ति की। छोटी छोटी विमाएँ जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हम एक भी जो है विमा को नहीं छोड़ने वाले। आवृत्ति जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल, ये जो आवर्तकाल है जिसे हम दोलन काल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम की बात आ रही है, तो जो समय है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं बात करूँ तो आपको आवर्तकाल पूछ ले तो आवर्तकाल की हो जाएगी, समय हो जाता है आवर्तकाल तो टी हो जाएगी। तो आवृत्ति की 1/t यानी कि m0 l0 और t जो है आपका -1, ये विमा हो गई। अब हम आगे हम किसकी बात करते हैं, वेग प्रवणता की। वेग प्रवणता आपने नाम सुना होगा, क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेग प्रवणता, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। यदि आप इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेंगे ना तो आप नहीं भूलेंगे। तो दूरी के साथ वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ में, दूरी के साथ में। तो कहने का मतलब है वेग में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन। दूरी मान लो x है तो डेल्टा x हो जाएगा। तो वेग की जो विमा है, परिवर्तन हो चाहे सिंपल वेग हो तो भी क्या हो जाएगा, वेग तो वेग रहेगा। तो वेग की विमा जो है क्या होती हैं, l1 t-1 होती है, क्योंकि वेग विस्थापन बटे समय होता है। तो समय नीचे आ रहा है तो ऊपर जाएगा तो l(t-1). अभी तक तो आपको इजीली याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और दूरी को हम क्या लिखते हैं, l1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, t-1। पूरा लिखेंगे तो m0 l0 t-1 हो जाएगा। तो वेग प्रवणता की विमा आपको समझ में आ गई है। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। Q = mc ΔT होता है। Q क्या है, यहाँ पे ऊष्मा है, m द्रव्यमान है, C जो है ये आपका ये विशिष्ट ऊष्मा है, और ΔT क्या है, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/m ΔT। यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है। किसी एकांक द्रव्यमान की पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बता देता हूँ कि यदि हमारा जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है और चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे ΔT क्या है, ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो दोनों यूनिट हो गया। तो ये जो हीट है इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। कोई भी जो द्रव्यमान है यानी कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की मात्रा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पे आपको विशिष्ट ऊष्मा की जो है परिभाषा समझ में आ गई, अब आप भूलोगे भी नहीं। तो यहाँ पे ऊष्मा जो होती है उसको हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है किलोग्राम द्रव्यमान है तो m1 हो जाएगा, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मैंने आपको बताया था। देखिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को, दूरी को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को t से। और थीटा जो होता है ये आपका होता है ताप को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे,
और एक होता है आपका धारा कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जूल जो है, जूल क्या होता है, अभी हमने देखा था जूल किसकी किसकी यूनिट होती हैं, कार्य की, ऊष्मा की और ऊर्जा की। तो अभी हमने कई बार इसका जो फॉर्मूला है वो देखा है, m1L2T-2 m1L2T-2 होता है, और नीचे जो है आपका द्रव्यमान आ रहा है तो m1 और ये आपका θ1। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा तो m0 आ जाएगा, m0L2T-2 और θ-1। ये किसकी हो गई, विशिष्ट ऊष्मा की। देखने में काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन आप समझोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ रहा है तो जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका लेवल बढ़ रहा है। तो मैंने बेसिक से शुरुआत की है, तभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। आगे हम देखते हैं प्लांक नियतांक। आपने नाम सुना होगा प्लांक कांस्टेंट का, वो क्या होता है उसको हम डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांक ने क्या कहा था, किसी भी कण की जो ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यहाँ पे E क्या है, E आपकी है ऊर्जा, और न्यू क्या है यहाँ पे, ये है आपकी आवृत्ति। तो यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक आपके यहाँ पे नियतांक आता है जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी h का नाम है प्लांक नियतांक। तो h बराबर क्या हो जाएगा, E/न्यू हो जाएगा। और ये क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी तक तो आपको जूल की भी विमा याद हो गई होगी, क्योंकि जूल के रूप में आपको विमा याद हो जाएगी तो आपको ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा तीनों की एक साथ याद हो जाएगी, m1L2T-2। देखिए बल की विमा जो होती है m1L1T-2, और जो जूल है, कार्य है, उसकी विमा में सिर्फ एक L जो है, क्योंकि दूरी से वो गुणा होता है तो m1L2T-2। और आवृत्ति की विमा अभी हमने देखी थी, क्या होती है, 1 समय, यानी कि T-1 होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1L2, ये जो ऊपर जो है जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जो माइनस है तो कितना हो जाएगा, -1, m1L2T-1। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं आवेश की। आवेश आपने नाम सुना होगा, आवेश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आपने धारा का तो नाम सुना होगा, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जो धारा क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ धारा क्या होती है। धारा आपके समझ में आ जाएगी तो आवेश आपको समझ में आ जाएगा। इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको धारा समझ में आ गई। तो धारा जो क्या हो जाएगी, धारा बराबर आवेश बटे समय, और आवेश क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय। तो मैं लिख सकता हूँ इसको धारा इंटू समय। अब ये जो धारा है मैंने आपको बताया था, जिसे हम करंट कहते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये A1 हो जाएगा, और समय क्या है आपका T1 हो जाएगा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी आपके m0 L0 T1 A1। ये विमा हो गई आपके आवेश की। यदि आपको पास आवेश की विमा आ जाएगी तो आपको विभवांतर की विमा आ जाएगी, और यदि आपके पास विभवांतर की विमा आ जाएगी तो प्रतिरोध की विमा आ जाएगी। एक एक चीज़ जो है एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको आवेश ध्यान रखना है। आवेश क्या होता है, धारा इंटू समय, A1 इंटू T1। आगे देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं विभवांतर की। विभवांतर, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। विभवांतर क्या होता है, इकाई आवेश में किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। इकाई आवेश में किया गया कार्य क्या बोलते हैं,
विभवांतर। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी, m1L2T-2, आपको याद हो चुकी है मुझे उम्मीद है, m1L2T-2। और आवेश की विमा अभी हमने निकाली थी, कितनी होती हैं, A1T1 या T1A1, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विभवांतर है इसकी विमा आपके पास आ जाएगी m1L2T-3 हो जाएगा, क्योंकि ये T1 प्लस में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, और A-1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे विभवांतर की विमा आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। आपको प्रतिरोध की विमा याद होनी चाहिए, और प्रतिरोध को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ओम का नियम तो याद होगा। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, जो हमारा विभवांतर है वो जो है धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू RI। R यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं R को क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू V/I। तो यहाँ पे R की विमा आपके पास आ जाएगी, V की विमा आपके पास है m1L2T-3 m1L2T-3 A⁻⁻1 अपॉन I क्या है यहाँ पे, धारा, और धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे A1 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m1L2T-3 A⁻⁻2 हो जाएगी। तो ये जो प्रतिरोध है, देखने में इसकी विमा कितनी लंबी लग रही है, लेकिन आपने सीक्वेंस है किया है तो आप जो है आपको अभी कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, एक स्टूडेंट पे भरोसा है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो को आपको 2 बार देखना है, और अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। हर एक जो है विमा यदि आप अपने हाथ से करोगे तो आप ईजीली कर पाएंगे। जैसे मान लो मैंने नाम लिखा प्रतिरोध लिखते ही आप यदि एक बार अपने नोटबुक में लिख लोगे कि प्रतिरोध होता क्या है, इसकी विमा कैसे निकालेंगे। यदि कोई गलती होती है तो वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है और मैच करना है। ऐसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। अब हम जो है वीडियो को एंड करते हैं और लास्ट में हम बात कर लेते हैं गुप्त ऊष्मा की। किसकी बात करेंगे, गुप्त ऊष्मा की। गुप्त ऊष्मा का आपने नाम सुना होगा, जिसे हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। गुप्त ऊष्मा होती क्या है, नियत ताप पर किसी भी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है। जब ये पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ में बदलेगा तो इसमें से कुछ हीट निकालनी पड़ेगी, ऊष्मा निकालनी पड़ेगी, या फिर मैं कह सकता हूँ इस बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक होती है आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि बर्फ़ जो है गल रही है किसमें, पानी में, तो इसे हम बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। और जब पानी जो है, जो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस की जो है भाप में बदल जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे वाष्पन की ऊष्मा। तो यहाँ पे आपको गुप्त ऊष्मा थोड़ी डिटेल में समझ में आ गई होगी। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं। जो हमारी ऊष्मा होती है Q बराबर m/L होता है। Q क्या है यहाँ पे, ऊष्मा है, m क्या है, द्रव्यमान है, और L क्या है यहाँ पे, गुप्त ऊष्मा है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q/m हो जाएगा। Q जो है ये ऊष्मा है, और ऊष्मा को हम जूल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसकी जो यदि मैं यूनिट की बात करूं, इसके मात्रक की बात करूं, तो ये जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। और जूल जो होता है, जूल की यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है, m1L2T-2 होता है, और ये किलोग्राम जो है ये m1 हो जाएगा। तो L जो है यानी कि गुप्त ऊष्मा है, इसकी जो
बीमा है क्या हो जाएगी M0L2T-2। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको गुप्त ऊष्मा की बीमा इजीली समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो को पूरा देख लिया है, तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमने 30 जो है फॉर्मूले देख लिए, उन सभी की बीमा देख ली, वहाँ यहाँ पे हमने साथ में इनकी डेफिनेशन भी देखी है। तो एक एक चीज़ आपके क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी कोई बीमा छूट गई है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, जिसे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि ज़्यादा कोई बीमा रह गई है तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बीमा समझा दूंगा। तो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।